हेलो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या वो बच्चे जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपके सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट है तो ठीक है। तो हिंदी की वर्णमाला पढ़ेंगे दोस्तों आप आज। और आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर हिंदी से कहीं पूछा जाता है तो वो वर्णमाला है दोस्तों। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। दोस्तों आप अगर कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट यूपी टेट या किसी भी अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हिंदी की कि हिंदी की तो हिंदी का विकास कैसे हुआ है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो हिंदी इसका विकास हुआ है संस्कृत भाषा। संस्कृत जो है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत है। तो संस्कृत से विकास हुआ है दोस्तों पाली भाषा का। किसका हुआ? पाली भाषा का। पाली भाषा दोस्तों किस समय बोली जाती थी? बौद्ध काल के समय पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रकृति भाषा। कौन सी भाषा? प्रकृति भाषा। प्रकृति। अब प्रकृति डेवलप होकर किसमें आई है दोस्तों? अपभ्रंश में। इसमें अपभ्रंश में, अपभ्रंश हुआ। ठीक है, और अपभ्रंश से ही आपकी उत्पत्ति हुई है हिंदी की। ठीक है, तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृति, प्रकृति अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। ठीक है, तो इस तरह हिंदी का विकास हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब बात की जाए भारत की अन्य अपभ्रंश भाषाएं जो है। ठीक है, अपभ्रंश की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अपभ्रंश, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश सबसे पहले बात करेंगे सौर सेनी, सौर सेनी भाषा, सौर सेनी। तो सौर सेनी में कौन कौन सी आती है? राजस्थानी दोस्तों, राजस्थानी, गुजराती, ठीक है, पहाड़ी आदि भाषाएं आती है सौर सेनी में। सेकंड जो है वो है मगधी। कौन से? मगधी, मगधी। अगर मगधी की बात करें दोस्तों, मगधी के अंदर आपका जो बिहारी भाषा है, बिहारी, ठीक है, बंगला, बंगला भाषा है। उसके बाद उड़िया और असामिया, असामिया ये जो है आपके मगधी के अंतर्गत आती है। और अर्धमगधी की बात करें, अर्धमगधी, अर्धमगधी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है बताओ? अर्धमगधी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, गोरखपुर, जो कि आपके गोरखपुर, गोरखपुर, वाराणसी, ठीक है, उत्तर भारत में बोली जाती है ये भाषाएं। ठीक है, अगर लिपि की बात करें दोस्तों, लिपि की बात करें, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों शुरू, ने शुरू किया था। तो देवनागरी का जो विकास हुआ है दोस्तों ये आपके वैदिक काल से आया। ठीक है, और किससे? ब्राह्मी लिपि से। तो सबसे पुरानी अगर लिपि पूछी जाती है तो वो आपकी कौन सी है दोस्तों? लिपि की अगर बात करें, ठीक है, लिपि, तो सबसे पुरानी जो है वो आपकी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? अभी हमने बात की, ब्राह्मी लिपि की शुरुआत की थी वैदिक, वैदिक आर्यों ने। सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी दोस्तों वैदिक आर्यों ने, और ब्राह्मी लिपि को ही बाद में देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ठीक है, तो ये बात हमने की हिंदी के विकास की और देवनागरी लिपि के विकास की। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वर्णमाला पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं दोस्तों? वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला की अगर दोस्तों बात की जाए तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, वर्णमाला, तो वर्णमाला कहते हैं दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आ से लेकर ज्ञा तक के जितने भी आपके वर्ण हैं अगर उनको सीरियल से लिखा जाए तभी वर्णमाला होगी। अगर आपको इनको कहीं भी व्यवस्थित कर दोगे, जैसे पहले आपने आ लिख दिया, फिर चा लिख दिया, फिर दा लिख दिया और लास्ट में ज्ञा लिख दिया, तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगी दोस्तों। जब तक हम इसे इसके क्रम में समूह में नहीं लिखेंगे तब तक ये वर्णमाला नहीं होगी। ठीक है, तो आप वर्णमाला अच्छे से समझ ले क्या है। जब इनको सीरियल से इसके क्रम में लिखेंगे तभी ये वर्णमाला होगी, व्यवस्थित होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ दोस्तों वर्णमाला। तो वर्णमाला दोस्तों 2 प्रकार की होती है। वर्णमाला जो हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होते हैं आपके स्वर, पहले क्या होते हैं दोस्तों? स्वर। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन, दूसरे व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ स्वरों की बात की जाए तो दोस्तों आगे स्वरों को 3 टाइप में बांटा गया।
स्वरों को 3 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट जो है आपका ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व ह्रस्व स्वर, या जिसको अल्प स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। सेकंड है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है? प्लुत स्वर। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले दीर्घ अल्प उसकी ह्रस्व स्वर की। पहला क्या था आपका? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके? आ, ई, ई, उ, उ और ऋषि। ऋषि। ये 4 वर्ण जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर में आते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आपके 4 वर्ण आते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं बेटा बताओ? आ, ई, उ, ए, ओ। तो ये आपके होंगे 7, और 7 4 मिलके ये 11 टोटल आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं दोस्तों, ठीक है। 4 जो होते हैं वो आपके ह्रस्व या अल्प स्वर होते हैं, ठीक है, और 7 जो है आपके दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। कई बार इनसे क्वेश्चन बने हैं आपके दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड। थर्ड जो होता है वो क्या होता है आपका? प्लुत स्वर। प्लुप्त स्वर। थर्ड होता है आपका प्लुप्त स्वर। दोस्तों प्लुप्त स्वर का जो उच्चारण है वो संबोधन में किया जाता है। किसी को दोस्तों जब संबोधित करते हैं, बुलाते हैं किसी को, तब इसका यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओम, ओम इस तरह बोलते हैं ओम। तो इस तरह का जो ये बनता है ये होता है आपका प्लुप्त स्वर, इसे बोलते हैं प्लुप्त स्वर। उसी तरह बोलते हैं राम, किसी को संबोधित करते हैं ना, उस तरह जो इस तरह बनने वाला ये होता है, इसे प्लुप्त स्वर बोला जाता था, ठीक है। ये हो गए आपके स्वर। स्वरों के बाद अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन में सबसे पहले कौन सा आता है? व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। अच्छा ठीक है, बात करते हैं व्यंजन की। नहीं, व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। व्यंजनों को जो 4 भागों में बांटा गया है, और स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी? स्पर्श व्यंजन की। हाँ, ये आपके स्वर हो गए थे, ठीक है, तो हटा देता हूँ। अब बात करेंगे व्यंजन की, ठीक है। इसको हटा दूं पहले। व्यंजन, तो व्यंजन कितने प्रकार के? 4। सबसे पहले कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। एक फर्स्ट है आपका स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद बनेगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तीसरा जो है वो है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को दोस्तों संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। 4 पे क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। व्यंजन। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। 1 नंबर पे जो आता है वो आता है आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। 5। फर्स्ट क्या है? क वर्ग। का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, ङ। का, खा, गा, घा, ड़ा। इनको क्या बोलते हैं? कंटेस्ट, कंटेस्ट व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, ठीक है, इसलिए इनको कंटेस्ट व्यंजन बोलते हैं। दूसरा क्या है? च वर्ग। चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, छ, व। ठीक है, ये आपके आते हैं चा वर्ग में। इनको बोला क्या जाता है? तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि उच्चारण जो है ना तालु से होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो क्या है? च वर्ग। चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? स, ठ, ढ, ढ, ड़। ठीक है, इनको मूर्धाव्य व्यंजन बोला जाता है, इनको बोला जाता है मूर्धाव्य व्यंजन, ठीक है। 4 नंबर स वर्ग। ता वर्ग, ठीक है। ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध, न। ठीक है, तो ता वर्ग को दंत व्यंजन भी बोला जाता है, दंत व्यंजन। क्योंकि दंत व्यंजन इसलिए बोला जाता है कि इनके उच्चारण में जो होती है हमारी जीवा दांतों से टकराती है, ठीक है। तो लास्ट जो 5 है, 5 नंबर है, वो कौन सा है? प वर्ग। पा वर्ग। पा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इसको ओष्ठ व्यंजन भी बोलते हैं, ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जो है हमारे ओठ आपस में मिलते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ व्यंजन भी बोलते हैं। तो ये टोटल स्पर्श व्यंजन जो होते हैं दोस्तों 25 होते हैं, ठीक है।
और इनके जो लास्ट का जो होता है, इनको नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नाक से होता है। ठीक है, इनको नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं, लास्ट के जो होते हैं। ठीक है, पुष्ट व्यंजन के बाद ये स्पर्श व्यंजन के बाद क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। ठीक है, इस अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं या, रा, ला, वा। दोस्तों, या, रा, ला, वा को हम अल अर्ध स्वर भी बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। ठीक है, तो बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। सेकंड व्यंजन कौन से है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? या, रा, ला और बा, ये चार होते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में अल्प समय, काफी कम समय लगता है। स्वर से थोड़ा ज्यादा लगता है, मगर व्यंजन से कम लगता है। इसके लिए इसको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। चारों को, इन चारों को क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपके कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो थर्ड जो है वो क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को किस और नाम से जानते हैं? संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। ठीक है, ऊष्म व्यंजन आपका तीन होगा, वो होगा ऊष्म व्यंजन। इसको संघर्षी संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? श, स, स, ह। सा, सा, ये भी कितने होते हैं? चार होते हैं। ठीक है, ये चार होते हैं, और इसको संघर्षी या ऊष्म व्यंजन इसलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि इनके बोलने में जो होती है, हवा जो होती है मुख से घर्षण करते हुए निकलती हुई है, संघर्ष करते हुए निकलती है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। लास्ट और चौथा क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, लास्ट और चौथा आपका जो है वो है संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से आते हैं इसमें? छ, त्रा ज्ञा और स्रा। ठीक है, क्षेत्र, ज्ञा और स्रा आते हैं, और इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। बस ये बनता है आपका का प्लस सा, षटकोण वाला सा। ठीक है, त्रा जो बनता है ये आपका बनता है का प्लस रा से। ठीक है, और ज्ञा की बात की जाए तो दोस्तों ये बनता है आपका जा प्लस वा से। ठीक है, वही स्रा जो बनता है वो बनता है सा और रा से। ठीक है, सा और रा से बनता है। इस तरह से आपके संयुक्त में व्यंजन बनते हैं। इस तरह आपका ये वर्णमाला खत्म होती है। इसमें एक और रह जाता है दोस्तों, वो होता है आपका अयोग्य भाव। अयोग्य भाव से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर अयोग्य भाव की बात की जाए, एक मिनट, अयोग्य भाव, अयोग्य भाव के अंतर्गत दो आते हैं, एक अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग आते हैं। ठीक है, अयोग्य भाव, अयोग्य भाव, अयोग्य भाव। इनको अयोग्य भाव इसलिए कहते हैं कि इनको न ही स्वरों में रखा गया, न ही व्यंजन में। ठीक है, मगर इनका प्रयोग जो है स्वरों के अंत में किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग स्वरों के अंत में किया। ये कौन से दो होते हैं दोस्तों? एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार जो होता है दोस्तों इस तरह से होता है। ठीक है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है आपका विसर्ग। दूसरा जो होता है वो होता है विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बता दिया। ठीक है, तो ये था आपका वर्णमाला से रिलेटेड वीडियो। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।